की इस चुनावी सभा में उपस्थित देश की सर्वोच्च पंचायत के माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह जी, प्रयाग साहनी जी, अजय साहनी जी, मुखिया ललन सिंह जी, बैद्यनाथ सिंह कुशवाहा जी, राकेश सिंह जी, पूर्व मुखिया श्री अजय जी, नगर परिषद के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नवीन जी, विजय सर्राफ जी, मनोज यादव जी, हृदय साहू जी, संजीव कुमार जी, अमित सर्राफ जी, अजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, मैं इस वैशाली जनपद के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये भूमि गणतंत्र की प्रथम भूमि है। जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का और नेतृत्व और प्रतिनिधित्व किस रूप में होना चाहिए, आज से हजारों वर्ष पहले इसी वैशाली ने प्रथम गणतंत्र की नींव रख करके दुनिया के सामने शासन व्यवस्था का एक आदर्श प्रस्तुत करा किया था। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश इसी धरती पर दिया था और वैशाली में आपने देखा होगा कि किस रूप में बुद्ध के अनुयायियों ने उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वैशाली जनपद की अपनी विशिष्टता है और उस विशिष्टता के नाते आज लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जदयू के प्रत्याशी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां आया हूं। भाइयों बहनों, कल प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और प्रथम चरण के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने 54% मतदान में भाग लिया है। यानी जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से पस्त होकर के डरी और सहमी हुई है, तब बिहार के लोग मतदान स्थल पर जाकर के लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहे हैं। सचमुच आपका ये उत्साह, आपका ये उमंग अभिनंदनीय है और मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि अगले चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। 3 नवंबर को हमारा प्रयास होना चाहिए कि मतदान का ये प्रतिशत हम 54 से बढ़ा करके 70% करवा दें। ये युवा जो यहां पे खड़ा दिखाई दे रहा है, इस देश का निर्माता है। इसकी ऊर्जा, इसकी प्रतिभा, इसका उत्साह और इसका उमंग बिहार में मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। भाइयों बहनों, आपके उत्साह के सामने तो कोरोना भी पस्त हो गया है।
लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से दो अपील की है। एक, बीमारी को और अग्नि को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, और जब तक दवा या वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाता है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और दूसरा, बचाव और के लिए सबसे अच्छा उपाय 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आप सभी लोग मास्क लगाएंगे ना? मास्क है, गमछा है, ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा करके अपना काम करिए। काम धाम रोकने की आवश्यकता नहीं, सामान्य व्यवहार को आप ठीक करके रखिए। बचाव का सर्वोत्तम उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो भाइयों बहनों, कोरोना आपके उत्साह के सामने पस्त होगा, परास्त होगा, और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दुनिया के अंदर विजयी बनकर के आगे उभरेगा। कोरोना कालखंड में जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, जब दुनिया ये तय नहीं कर पा रही थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना के खिलाफ कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तब समय से फैसला लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए। देश के हित में, 135 करोड़ लोगों के हित में बड़े और कड़े फैसले। ये बड़े और कड़े फैसले किस रूप में कि लॉकडाउन लगेगा, गरीब को परेशानी होगी, क्योंकि बीमारी से भी बचाना है, और बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक है कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया, 1,75,000 करोड़ रुपए का, जिसमें हर गरीब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। जनधन अकाउंटधारी हर महिला के खाते में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। वृद्धजनों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए 1,000 रुपए पेंशन के अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद दूसरे चरण में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित करके भारत के उद्योगों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के नौजवानों के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा करके उसको लागू करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। आज भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अभी शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके तत्काल बाद अब विजयादशमी हमारा संपन्न हो चुका है। अब धनतेरस और दीपावली का आयोजन के साथ साथ बिहार का प्रमुख पर्व छठ का भी पर्व आने जा रहा है। आप सबको दीपावली और छठ की भी अग्रिम शुभकामनाएं देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके लालगंज में आया हूं। इसलिए भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार को मनाने के लिए सावधानी और उत्साह दोनों आवश्यक है। चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव में एक बात आप देख रहे होंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू और उसके सहयोगी दल चुनाव मैदान में हैं, अपने मुद्दों के आधार पर, कुछ मूल्यों और कुछ आदर्शों के आधार पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा, एक इच्छा शक्ति, और दूसरी तरफ वही परंपरागत लोग, एक परिवार, एक जाति, एक मत, एक मजहब को साथ में लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले, अराजकता पैदा करने वाले भ्रष्टाचारी तत्व, ये लोग भी एक गठबंधन बना करके आपके बीच में आ गए।
भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश ही परिवार है। हमारे लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, यह एक मूल मंत्र है। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक संकल्प है। लेकिन कांग्रेस और राजद का नारा क्या है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। उनके लिए तो अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार को देश मानने वाले और परिवार के नाम पर फिर देश के अंदर लूट खसोट करने वाले, दोनों की केमिस्ट्री मिलती है। कांग्रेस की भी और राजद की भी, दोनों की एक जैसी। कांग्रेस में एक पोस्टर में 3 के अलावा चौथे का फोटो किसी भी बाहर का, कोई परिवार के बाहर के व्यक्ति का फोटो नहीं होता है। और याद करिए, इसी वैशाली जनपद में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू ने भी यही बात कही। लालू जी को जब अंतिम समय में उन्होंने पत्र लिखा, एक ही बात कही कि लालू जी, राजद के पोस्टर में एक ही परिवार के 4 लोगों के अलावा 5वें का फोटो आखिर क्यों नहीं है? आखिर क्या ये जातिवाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति क्या देश का और प्रदेश का कल्याण कर पाएगी क्या? और भाइयों बहनों, जो हमें मानते हैं ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा दे रही है। इसी राजनीति के कारण बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। तो क्या फिर आज कांग्रेस और राजद का गठबंधन जिस रूप में एक आपके बीच में आकर के रोजगार का झुनझुना पकड़ा रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं क्या? ये विश्वास करने वाले जीव हैं भी नहीं, इन पे विश्वास करना भी नहीं। इसलिए विश्वास मत करना। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। 6 वर्ष में मोदी जी ने देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों के लिए मकान दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ देकर के आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोला, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंक में खोल करके उन्हें बेईमानी और भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का कार्य किया, और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सालाना बीमा कवर देने का कार्य भी किया, और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य ये मोदी जी ने किया। 6 वर्ष में इतना भारी काम गरीबों के लिए, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी का मत नहीं देखा, किसी का मजहब नहीं देखा। उन्होंने तो एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के इस नारे से सहमत है ना? सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया 50 वर्षों तक? उन्होंने कहा सबका साथ, लेकिन हमारे परिवार का। गांधी परिवार के बाहर किसी का विकास हुआ क्या? यहां का पैसा स्विच बैंकों तक पहुंचा करके देश को लूटने का काम इन्हीं लोगों ने किया था ना? क्या इनको वोट मांगने का अधिकार है क्या? क्यों जवाब नहीं देते हैं लोग उन लोगों को? और ये लोग इसी षड्यंत्र के तहत फिर से आए हैं। मोदी जी ने पहले 5 वर्ष
गरीब कल्याण के लिए और अगले 5 वर्ष राष्ट्र के उत्थान के लिए एक संकल्प के साथ मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने 5 वर्ष में वह करके दिखाया जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई। वे लोग करते कैसे? क्योंकि गरीब तो उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, नौजवान किसान उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, महिलाएं कभी उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके एजेंडे में तो क्या था? मनुष्य का तो खाया ही खाया हिस्सा। उन्होंने तो मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए। इनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? तो भाइयों बहनों, यही मैं कहने के लिए आया हूं। ये लोग आज जिस प्रकार का गठबंधन बनाए हैं, बिहार को एक बार फिर से नक्सली और माओवादी हिंसा की चपेट में लाने की साजिश है। इसीलिए आप देखिए, पटना के चारों ओर भाकपा माले की हिंसक अराजक गतिविधियों को फैलाने के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया है इस महागठबंधन ने। ये केवल बिहार की जनता के साथ धोखा करने के लिए आए हैं। लेकिन भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, विद्युत का कनेक्शन भी दिया, खाद्यान्न भी दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया, रोजगार का काम भी किया। और अब एक एक करके देश से वर्षों में जुड़े हुए मामले जो कांग्रेस के समय में समस्याएं खड़ी की गई थी। पहली समस्या थी नारी उत्थान का, नारी गरिमा की रक्षा का। कांग्रेस के लोग चाहते ही नहीं थे कि नारी गरिमा की रक्षा हो। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमेशा किसी कटमुल्ले के कहने पर 3 तलाक की प्रथा को लोग समर्थन करते थे। फतवा जारी होता था, कांग्रेस और राजद के लोग नाक रगड़ करके वहां जाते थे और कहते थे कि जो फतवा जारी हुआ इसी के अनुसार देश चलेगा। यह देश फतवों से चलेगा या यह देश संविधान से चलेगा? देश संविधान से संचालित होता है। लेकिन 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का काम किसने किया? मोदी जी ने। 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए थी ना, आधी आबादी को न्याय मिलना चाहिए ना। और मोदी जी ने यह काम कर दिया। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा करने का काम मोदी जी ने किया। दूसरा काम दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, जब देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी, क्या आपको अच्छा लगता है क्या? कांग्रेस के समय में अनेक आतंकी घटनाएं घटित हुई ना। मुंबई में आतंकी घटना घटित हुई, इसमें बिहार के भी लोग मारे गए, उत्तर प्रदेश के लोग भी मारे गए, हमारे निर्दोष जवानों पर भी हमले हुए, जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा। और जब देश की जनता मांग करती थी कांग्रेस सरकार से कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, कांग्रेस के नेता मुंह छुपाए फिरते थे। कहते थे, अरे पाकिस्तान पे अगर हम कुछ करेंगे तो कहीं पाकिस्तान एटम बम का उपयोग न कर ले। एटम बम से डरते थे। लेकिन आज पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर एक दुस्साहस किया था फरवरी 2019 में, और जैसे ही दुस्साहस किया उसके ठीक 1 महीने के अंदर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर के पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस-नहस कर देते हैं। ये है भारत का शौर्य और पराक्रम, जो मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर आज भारत की धमक को पूरी मजबूती के साथ पहचान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में यह देश 1952 से एक लड़ाई लड़ रहा था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस लड़ाई के लिए नारे लगते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था देश को, और उन्होंने कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भारत के संविधान को भी कश्मीर के अंदर लागू नहीं होने देती थी।
अगर बिहार का नौजवान मेहनत करके अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से पैसा कमाता था और उसकी इच्छा होती थी कि वह भी श्रीनगर में अपना मकान बना ले, तो उसे छूट नहीं थी। मोदी जी ने अधिकार बिहार वासियों को दे दिया कि अगर बिहार का नौजवान भी चाहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी वह भी मकान और जमीन खरीद करके रह सकता है और बिहार के नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नागरिक भी बन सकता है। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य। कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बनी धारा 370 को समाप्त किया। हमेशा के लिए आतंकवाद की ताबूत पर कील ठोकने का कार्य कर दिया और पाकिस्तान को जवाब दे दिया कि अब अगर भारत के मामलों में हस्तक्षेप करोगे, अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करोगे। और इसलिए अब आप देख रहे होंगे भारत के अंदर कहीं कोई आतंकी घटना नहीं होती। भाइयों बहनों, और मैं जानता हूं अगला कदम क्या हमारा होने जा रहा है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का, इस धरती से ही मिटाने का। एक ही संकल्प है, आतंकवाद को समाप्त करेंगे, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। हमारे एजेंडे में गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं और हमारे एजेंडे में भारत को परम वैभव तक पहुंचा करके दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने का सपना है, उसको साकार करने के लिए कार्य किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पिछली बार जब बिहार में लोकसभा चुनाव में आया था 2019 में, जहां कहीं जाता था लोग मुझसे कहते थे, पूछते थे, योगी जी आज तो आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? तो मैंने कहा था अगली बार जब चुनाव में आऊंगा तारीख भी साथ में लेके आऊंगा। और भाइयों बहनों, कोरोना था इसलिए मैं बिहार के लोगों को वहां पे आमंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, संजय सिंह जी से भी बोलूंगा, मैं यहां के हमारे जो भाजपा के पदाधिकारी हैं इन सबसे भी मैं कहूंगा, 500 वर्षों की टीस को मोदी जी ने दूर कर दिया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का कार्य का शुभारंभ मोदी जी के कार्यक्रमों से और बिहार के लोगों के लिए तो ये और भी अति प्रसन्नता का विषय होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता के बगैर अधूरे हैं और माता सीता का मायका तो बिहार ही है। हम जब बोलते हैं सीताराम बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं, श्री का मतलब माता सीता से ही है, यानी माता सीता से ही श्री का मतलब है। इसलिए भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो वायदा था ये भी पूरा हो रहा है ना, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। अब आप इस बात को मानते हैं ना कि भाजपा ही कल्याण करेगी, देश का भी और बिहार का भी, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये लोग जो झुंझुना कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा पकड़ाया जा रहा है रोजगार का, राहुल जी से थोड़ा पूछिए, बिहार के अंदर जब बाढ़ आई थी क्या ये आए थे क्या देखने के लिए? नहीं। देश पे कहीं कोई संकट और आपदा आती है तो ये लोग इटली इनको याद आती है। जब सत्ता में रहते हैं कहते हैं राम थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं,
भगवान पे इनका तब विश्वास नहीं होता है। मंदिर में जाते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ने बैठ रहे हो। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कोई गले में जनेऊ टांगते हुआ दिखाई देता है, मंदिर मंदिर भटकते हुए दिखाई देते हैं। जब तुम्हारा राम और कृष्ण पे विश्वास ही नहीं तो मंदिर में जाके क्या ढूंढना चाहते हो? जब देश पर आपदा आती है, कहीं भी आप जाके देखिए, जब भी कोई बाढ़, कोई आपदा, कहीं किसी प्रकार की कोई आपदा दिखती है, भाइयों बहनों, ये सभी लोग गायब होते हैं। इटली नानी याद आने लगती है, भारत के लोग याद नहीं आते, बिहार के लोग तब याद नहीं आते। तब राहत कार्य के लिए भाजपा और जदयू के ही कार्यकर्ता आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राहत कार्य लेकर के आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी राहत सामग्री लेकर के आपके बीच पहुंचते हैं। उस समय कांग्रेस और राजद के लोग कोई कहीं और घूमता हुआ दिखाई देता है, कोई अन्य जगह दिखाई देता है, लेकिन आपदा पीड़ित लोगों के पास ये लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज आ गए फिर ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के आपको भी आपके बीच में। भाइयों बहनों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप सबसे मेरी अपील है कि लालगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को वोट दिया है। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है ना जिस पार्टी में बूथ का एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इससे पहले आज के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर के एक बूथ के अध्यक्ष रहे हैं, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। श्री जेपी नड्डा जी यही पटना के विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। एक सामान्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से अपना जीवन आगे बढ़ाया। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ और अपनी निष्ठा से आज देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। क्या लालू जी की पार्टी का अध्यक्ष कोई और किसी और परिवार का व्यक्ति बन पाएगा क्या? और कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दूसरा बन पाएगा क्या? तो जब ये किसी और पर विश्वास नहीं करते तो फिर आप लोग उन पे क्यों विश्वास करते हैं? विश्वास नहीं करना, ठीक है? तो यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि संजय कुमार सिंह को, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में इसलिए उतारा है जिससे वे आपके सुख दुख में सहभागी बनकर के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। चिंता मत करिए किसी और की। जो नौजवान आपके बीच काम कर सके उसी को सहयोग करना है। और ये बाहुबली और ये माफिया जो आ रहे हैं ना, आप देखना उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इनकी छाती में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इनकी अवैध कमाई को जब्त करना शुरू कर दिया है। बिहार में भी बहुत बड़े बड़े माफिया और अपराधी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये लोग भी सभी सड़ेंगे। आप इंतजार करिए, बस केवल अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजिए। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जितने भी प्रत्याशी इस जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबके समर्थन में अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से लालगंज में आया हूं। आप सबसे अपील है, संजय कुमार सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय